हाँ तो नमस्ते। चलो अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। स्प्लेंडिड टेम्पल्स पे छोड़ दिया था मैंने आपको। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगैकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र। इन दो बाप बेटों ने बनाए थे बड़े बड़े जो मंदिर थे तंजावुर में और गंगैकोंडा चोलापुरम में। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ये क्या है, आर्किटेक्चर में मेन अपना स्थान रखते हैं। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। ये क्या, मेन सेटलमेंट के सेंटर में रहते थे चोला के टेम्पल। ठीक है, दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये सेंटर थे, केंद्र थे किसके, क्राफ्ट प्रोडक्शन के। Temples were also endowed with land by rulers as well as by others। ये क्या होते थे, आसपास की लैंड रूलर्स की लैंड से घिरे रहते थे और दूसरे लोगों की भी होती थी भूमि। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। अब इसमें जो भी कुछ प्रोडक्शन होता था वो उसके आसपास ही, इस भूमि के आसपास जो लोग रहते थे, जैसे पुजारी, प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, मालाएं बनाने वाले, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एक्सेट्रा, इनको इनका प्रोडक्शन जाता था जो इस भूमि में होता था। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो मंदिर थे वो खाली पूजा की जगह नहीं थे, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो ये जो मंदिर थे ये क्या थे, सेंटर थे किस चीज़ के, जो इकोनॉमी आप जानते होंगे, जहाँ से पैसे का लेन देन चलता है, सारी व्यवस्था चलती है, वित्त व्यवस्था चलती है उसे बोलते हैं। और सोशल यानी सामाजिक, और कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक वैल्यूज जहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ठीक है, क्राफ्ट जो टेम्पल से जुड़ा हुआ था वो तो अलग था ही, लेकिन जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो बिल्कुल अलग थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो चोलास की ब्रॉन्ज इमेजेस थी ये फाइनेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well। ज़्यादातर तो ये किसकी है, देवियों की है, लेकिन कभी कभी क्या है, भक्तों की भी हो सकती है। अब देखिए, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलास ने बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स भी किए कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, एग्रीकल्चर मीनिंग कृषि। आज गर्मी बहुत है। लुक एट मैप 2 अगेन। अब मैप 2 में दोबारा देखो। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप नोटिस कर सकते हो जो कावेरी है वो बे ऑफ बंगाल से पहले काफ़ी सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। देखो पेज खोलो, चलो मेरे साथ साथ देखो, बे ऑफ बंगाल से पहले अब इसमें कावेरी देखो, दिख रही है तुम्हें कहीं कावेरी? देखो कैसे अलग अलग पार्ट्स में ये टूट गई है कावेरी। दिख रही है उरैयूर के पास, उरैयूर के पास में जहाँ ये है गंगैकोंड चोलपुरम और तंजावुर, इनके बीच में कई ब्रांचेस में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बढ़ गई है ना। ठीक है ना आप सबको बच्चों? जरूर देखो एक एक बात। These channels overflow frequently। ये ज़्यादातर इनमें बाढ़ आई रहती थी इन चैनल्स में। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल, इनसे क्या होता था, ऑन देयर बैंक्स की उपजाऊ भूमि इकट्ठी हो जाती थी इनके तटों पर। Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। इससे क्या होता था, जो ये वाटर आता था एक्सेसिव, इससे उपजाऊ भूमि भी मिल जाती थी कल्टीवेशन के लिए, और पानी भी के लिए जो उचित नमी होती है भूमि में कृषि के लिए वो भी मिल जाती थी। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th और 6th century। जो मेन एग्रीकल्चर जो डेवलप हुआ ना अर्लियर, पुराने पार्ट जो तमिलनाडु के हैं, ये मेनली कब हुआ, 5th से 6th सेंचुरी, 5वीं से 6ठी शताब्दी में।
दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, और बहुत सारा ये एरिया जो था ये खाली था इसके लिए लार्ज स्केल पे यहाँ पे कृषि हो सकती थी। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, और कुछ और जगह तो क्या होता था, भूमि को हमें समतल करना पड़ेगा ना कृषि करने के लिए। ऊबड़ खाबड़ में कैसे करोगे? इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। अब डेल्टा रीजन में क्या करना पड़ेगा, हमें पानी इकट्ठा करने की कुछ जगह बनानी पड़ेंगी जिससे कि बाढ़ ना आए, कुछ नहरें बनानी पड़ेंगी, कैरी वाटर टू द फील्ड्स, खेतों तक पानी ले जाने के लिए। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर, कुछ जगहों पे तो, बहुत सी जगहों पे तो 2-2 फसलें भी होती थी एक साल में, ठीक है ना। अब ये फिगर 5 अच्छे से पढ़ लो बच्चों। पिंक लाइन में क्या लिखा है ये भी देखो। और 9th century sluice gate in Tamil Nadu, it regulated the outflow of water from a tank into the channels that irrigated the fields। जैसे आजकल बैराज बनाते हैं उसी तरह से है ये, फील्ड्स तक पानी जाता था और ये बाढ़ से बचाता था। ट्रेडिशनली ये वुड और मेटल बैरियर, ये या तो लकड़ी का या धातु का किसी का बना होता था, रोक लगाने के लिए बांध है, विच इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल वाटर लेवल्स एंड फ्लो रेट्स इन रिवर्स एंड कैनाल्स, जिससे जैसे आजकल हम बांध बनाते हैं इससे हम ओवरफ्लो को कंट्रोल करते थे, ठीक है, किसमें, नदियों में और नहरों में, है ना, ताकि बाढ़ ना आए। कुछ जगह पे क्या था कि पानी देना आर्टिफिशियली भी ज़रूरी था, वहाँ पानी की कोई जगह नहीं थी, तो अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन, बहुत से मेथड यूज़ किए जाते थे सिंचाई के लिए। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ जगह तो कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड planning, organizing labor and resources, making these works and deciding on how water is to be shared। अब ये देखो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता था, हमें बहुत बड़े बड़े कई बार क्या होता था, वाटर टैंक जो है खुदवाने पड़ते थे जिससे हम पानी बारिश का इकट्ठा कर सकें। लेकिन इन सब कामों के लिए बहुत सारी प्लानिंग ज़रूरत थी कि भाई हम पहले जो हमारे पास लेबर है, श्रमिक है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, और कैसे वाटर को हम शेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो गाँव के ग्रामीण होते थे इन सब एक्टिविटीज़ में अक्सर पार्ट लेते थे और बहुत इंटरेस्टेड भी रहते थे, ठीक है। अब देखो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन कैसे होता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज आर बिकम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर। जो अर नाम से पीजेंट्स थे वो क्या हो गए, अमीर हो गए इरीगेशन कल्चर के बाद, एग्रीकल्चर इरीगेशन सिंचाई व्यवस्था के बाद। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स और नाडू, इन छोटे छोटे विलेजेस का जो ग्रुप था उसको नाडू कहते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो विलेज की सभा होती थी, गांव की सभा और नाडू ये मिलके क्या करते थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधकीय कार्य करते थे, और जिसमें जस्टिस करना और कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को इकट्ठा करना, ये काम भी करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। जो बड़े वहाँ के निवासी थे उन्हें क्या कहते थे, वेलाला कास्ट एक्सरसाइज, वेलाला कास्ट के जो होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा क्या होता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था नाडू के जो भी क्रियाकलाप होते थे उनके ऊपर, और उन्हीं के अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। और किसके अंडर होते थे वो, सेंट्रल जो केंद्रीय चोला प्रशासन था। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेन द वेलन, अब वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। तो एक बड़े बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी चोला राजाओं द्वारा, जैसे वेलन, वो वेलन जो कि 3 किंग की सेवा में है, ठीक है, और अरैयार चीफ एटसेट्रा, है ना, एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। इससे क्या होता था, मेन स्थान उनको हमने दिए हुए थे गवर्नमेंट, ठीक है।